वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम अनिल राय, जीनियस कोचिंग क्लासेस। और आज हम फिजिक्स में टॉपिक लेके आए हैं एसी ऑल्टरनेटिंग एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। कैसे वह निकालेंगे, देखिए। एज वी नो दैट सिंस alternating current positive in first half cycle and negative in remaining half cycle, therefore its average value is 0। तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ 0 आएगी। ऑल्टरनेटिंग करंट की कैसे आएगी वो ड्राइव करके बताते हैं। सिंस ऑल्टरनेटिंग करंट इज जनरेटेड बाय I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी, इतना रहता है ना। अब हमको क्या निकालना है, इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो कैसे लिखेंगे, आई एवरेज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई किसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा के रिस्पेक्ट में, लिमिट रहेगी 0 से 2 पाई डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी ओमेगा टी रहेगा। इधर कैपिटल स्मॉल टी ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सिंस देखिए आई किसके इक्वल है हमारे पास में, आई नॉट साइन ओमेगा टी के, तो आई को हटा के आई नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर देते हैं। 0 से 2 पाई, इस आई को हटा के ये पुट कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में चलेगा, ओमेगा टी के, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे अगले स्टेप में कर देंगे दोनों को एक साथ में। तो 0 से 2 पाई डी ओमेगा टी हो गया ना। इधर देखिए आई नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एडिटिव लिखा, बचा क्या है, साइन ओमेगा टी किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाय 0 से 2 पाई डी ओमेगा टी। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। तो विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये बनेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट 0 से 2 पाई, यहाँ डी ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा, लिमिट 0 से 2 पाई। इसको हम ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं, ये बन जाएगा माइनस आई नॉट ब्रैकेट के अंदर कॉस ओमेगा टी एंड 0 से 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा टी, लिमिट क्या है 0 से 2 पाई। अब हम क्या करेंगे, इस ओमेगा टी को हटा के एक बार अपर लिमिट फिर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। सेम इसमें इस ओमेगा टी को हटा के अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट की जाएगी, ये बन जाएगा आई नॉट माइनस का है, कॉस की जगह है क्या लिखा हमने, कॉस, इस ओमेगा टी को हटा के अपर लिमिट लिखा 2 पाई, माइनस का साइन लगाया, ओमेगा टी कॉस, इस ओमेगा टी को हटा के क्या लिख दिया 0, ऐसे अपान में ओमेगा टी को हटा के क्या लिखा 2 पाई 0 हो गया। अब यहां से हमको मालूम होना चाहिए सिंस cos 2 पाई इक्वल होता है 1 एंड cos 0 भी कितना होता है 1 होता है, तो देयरफॉर ये क्या चल रहा है हमारे पास में, आई एवरेज चल रहा है, तो ये आई एवरेज इक्वल हो जाएगा माइनस आई नॉट, इस cos 2 पाई हटा के क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, माइनस cos 0 हटा के कितना लिखना है 1 लिखना है, डिवाइडेड बाय 2 पाई अकेला बचा है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए माइनस का आई नॉट 1 में से बन गया, क्या मिला 0 बच गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एवरेज कितना मिल गया 0। इट मीन ऑल्टरनेट करंट की जो एवरेज और मीन वैल्यू हो वो कितनी होती है 0 होती है। सिमिलरली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी की एवरेज वैल्यू कितनी रहेगी 0 रहेगी। अब हम पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसका डेरिवेशन निकालेंगे। सेम टू सेम इसी के बिटवीन आरएमएस एंड पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, कौन सी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। इससे पहले हम डिफाइन करते हैं इसको आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट इज डिनोटेड बाय आरएमएस, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, आर फॉर होता है रूट, कौन सा रूट लेंगे, स्क्वायर रूट, एम फॉर मीन वैल्यू और एस फॉर स्क्वायर, एंड इट इज डिनोटेड बाय आईआरएमएस। तो ये आईआरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है
स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ये होता है। तो क्या डेफिनेशन हुई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, हो गया। सिमिलरली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज को डिनोट किया जाता है VRMS से। अब यहाँ जो रिलेशन निकालेंगे फार्मूला ये निकलेगा IRMS इक्वल आएगा I0 अपॉन में √2, ये रहेगा 0.707 I0। सिमिलरली VRMS इक्वल हो जाएगा V0 अपॉन √2, 0.707 V0 आएगा। इनको याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। देखिए यहाँ पर IRMS क्या कहलाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, एंड I0 क्या कहलाता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये रिलेशन कैसे आएगा वो अभी बताते हैं। पहले डेफिनेशन क्या है, IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC करंट की, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट and denoted by IRM, relation between root mean square value and peak value of AC alternating current, ठीक है। ये फार्मूला ड्राइव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट alternating current is represented by the equation I equal I0 sin omega t। तो यहाँ थ्योरी में हम लिख सकते हैं, let us consider current flowing through the circuit at an instant is given by I equal I0 sin omega t। अब हमको रिलेशन निकालना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो एज वी नो दैट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो सिंस I एवरेज का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई I का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, ओमेगा t के, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन d ओमेगा t। ये हमको पहले से मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो I स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इधर I की वैल्यू ये है, इसका हम स्क्वायर करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई I का स्क्वायर कितने, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो I0 sin ओमेगा t का होल स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन d ओमेगा t डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई d ओमेगा t। और आगे बढ़ाते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा 0 टू 2 पाई I0 का स्क्वायर एंड sin स्क्वायर ओमेगा t एंड d ओमेगा t अपान में क्या जाएगा 0 टू 2 पाई d ओमेगा t। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन sin स्क्वायर ओमेगा t का होता नहीं है, इस वजह से यहाँ पर हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंस sin स्क्वायर ओमेगा t इक्वल क्या होता है 1/2 1 माइनस cos 2 ओमेगा t होता है। ये फार्मूला ड्राइव किया हमने cos 2 थीटा की हेल्प से, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको याद करना है। तो यहाँ पर ये sin स्क्वायर ओमेगा t की जगह ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये बनेगा I एवरेज का स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, क्या लिखा हुआ है I0 का स्क्वायर, हमने I0 का स्क्वायर लिखा, बस sin स्क्वायर ओमेगा t को हटा के इतना पूरे वैल्यू पुट करेंगे 1/2 1 माइनस cos 2 ओमेगा t, ठीक है। और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ओमेगा t के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, डिवाइडेड बाय 0 से 2 पाई अपन में जो लिखा है उसको एडिटिव लिखा जाएगा। तो लिखा d ओमेगा t। अब यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम बाहर लिख सकते हैं, जितने कांस्टेंट टर्म है इंटीग्रेशन के बाहर रहेंगे। I0 का स्क्वायर अपन में 2 कर दिया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा है 0 से 2 पाई एंड 1 माइनस cos 2 ओमेगा t एंड d ओमेगा t हो गया, डिवाइडेड बाय 0 से 2 पाई d ओमेगा t। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा t। तो ओमेगा के t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जब होगा तो ये बन जाएगा कैसा
आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है 1 का इंटीग्रेशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी हो जाएगा, साथ में जो कोएफिशिएंट है वो कहाँ जाएगा अपान में जाएगा, और लिमिट जो दी हुई है 0 से 2 पाई है ब्रैकेट के बाहर इधर लगा दी जाएगी, फिर अपान में इधर डी ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ओमेगा टी एंड लिमिट 0 से 2 पाई। अब जहां जहां पर ये ओमेगा लिखा है उस ओमेगा टी को हटा के पहले अपर लिमिट फिर कौन सी लिमिट पुट की जाएगी लोअर लिमिट पुट की जाएगी, तो ये बन जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपान में 2 ब्रैकेट के अंदर इस ओमेगा टी को हटा के अपर लिमिट लिखा हमने कितना 2 पाई साइन, यहाँ ओमेगा टी को हटा के 2 पाई पुट करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पाई अपान में 2। अभी हमने अपर लिमिट पुट की है, अब हम कौन सी लिमिट पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं ओमेगा टी को हटा के 0 लिखा माइनस साइन ओमेगा टी को हटा के क्या लिखेंगे 0, तो पूरा क्या हो जाएगा साइन 0 अपान में 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर ओमेगा टी को अपर लिमिट रखी कितना 2 पाई फिर माइनस का 0। अब यहाँ से हमको मालूम होना चाहिए सिंस साइन 0 और साइन 4 पाई इन सब की वैल्यू कितनी होती है 0, तो हम साइन 4 पाई को और साइन 0 को हटा के कितना रखेंगे 0, इतना पूरा पार्ट कितना हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, इतने पूरे पार्ट को हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगी कंडीशन देखिए अब क्या चल रहा है हमारे पास में आई एवरेज का स्क्वायर चल रहा है, तो आई एवरेज का स्क्वायर इक्वल आई नॉट का स्क्वायर अपान 2 चल रहा है, तो लिखा आई नॉट का स्क्वायर अपान 2 ब्रैकेट के अंदर ओनली कितना बचेगा यहाँ पर 2 पाई, तो ये लिख दिया 2 पाई और अपान में भी कितना बचा हुआ है ये 2 पाई, तो यहाँ पर देखिए 2 पाई से 2 पाई को हम कैंसिल कर देंगे तो आई एवरेज का स्क्वायर कितना मिला हमको आई नॉट का स्क्वायर अपान में 2। अब सिंस एज वी नो दैट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी RMS ऑफ एसी क्या होता है IRMS इक्वल में रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरेज वैल्यू, ये होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ इसको हटा के ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 आई नॉट का स्क्वायर कैंसिल तो आई नॉट बाई कितना मिला रूट 2, तो ये मिल गया हमको IRMS इक्वल आई नॉट बाई रूट 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो एफ ये किसके इक्वल रहता है बराबर में होता है 0.707 आई नॉट होता है। सिमिलरली यदि हमको निकालना हो VRMS तो VRMS भी ऐसे ही करके क्या निकल जाएगा V नॉट बाय रूट 2 इक्वल में 0.707 आई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ AC करंट as we know that root mean square value of alternating current is the square root of square of average of current alternating current, तो IRMS इक्वल क्या होता है रूट ऑफ आई एवरेज का स्क्वायर, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या फाइंड आउट करना था आई एवरेज का स्क्वायर निकालना था, तो आई हमको मालूम है करंट क्या रहता है ये ऑल्टरनेटिंग करंट, तो हमने आई एवरेज का स्क्वायर इस तरीके से हमने निकाला, कहाँ तक निकला हमारा ये निकला, फिर बाद में हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वाला फार्मूला अप्लाई किया उसमें वैल्यू पुट की एंड रिलेशन आ गया। अब यहाँ रखिए इस फार्मूले को याद रखना है क्योंकि यहाँ जब हम आगे चल के एवरेज पावर निकालेंगे उसमें यहाँ हमको मिलेगा आई नॉट अपॉन रूट 2, तो हटा के लिख देंगे IRMS एंड V नॉट अपॉन रूट 2 मिलेगा, उसको हटा के क्या लिख देंगे व्हिच इज द सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो अब हम इसको एक और क्या बोलते हैं LC सर्किट भी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या बोलेंगे देखिए, ये डेरिवेशन अदर अभी जो हमने किए उनके कंपेयर में ज्यादा आई आती है। ठीक है, इसको रेजोनेटिक सर्किट भी कहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें रेजोनेटिक कंडीशन भी आएगी, हम रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी के लिए इसमें एक्सप्रेशन भी निकालेंगे। क्वेश्चन कैसा आ सकता है ऑब्टेन फॉलोइंग AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, फर्स्ट वन इज रिजल्टेंट वोल्टेज, सेकंड वन इज इम्पीडेंस, देन कंडीशन ऑफ रेजोनेंट एंड रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन। तो यहाँ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो सर्किट डायग्राम देखिए
क्या लगाना, पहले इंडक्टेंस लगाना, तो ये हमने इंडक्टेंस लगा दिया, फिर ये कैपेसिटेंस भी लगा दिया। सीरीज कॉम्बिनेशन में इनके साथ में हमको एसी वोल्टेज अप्लाई करना है, तो एसी वोल्टेज लगा दिया, ठीक है। अब एसी वोल्टेज का सिंबल क्या रहता है, ये वेव फॉर्म रहता है। एसी वोल्टेज लगाया है तो क्या रहता है, V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। करंट I फुल होगी, इंडक्टिव कॉइल L, कैपेसिटेंस C, इसके एंड्स पर वोल्टेज क्या रहेगा VL और इस पर क्या जाएगा VC आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें हमको क्या बनाना, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइक दिस क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए इधर तो एक करंट रहती है, तो लेकिन हमको मालूम है इसका जो वोल्टेज कैपेसिटेंस के एंड्स का जो वोल्टेज रहता है वो पोटेंशियल डिफरेंस वो लैगिंग बिहाइंड रहता है, लेकिन इंडक्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस लीड करता है 90 डिग्री से, तो ये VL ऊपर आ जाएगा। अब इसमें जो रिजल्टेंट वोल्टेज रहेगा, रिजल्टेंट वोल्टेज ऊपर वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे नीचे वाले को माइनस कर दीजिए, तो ये हमको फाइंड आउट निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें थ्योरी में क्या लिखा, लेट अस कंसीडर AC सोर्स वोल्टेज इज कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड द कैपेसिटेंस, देन AC वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। तो फॉलोइंग इक्वेशन क्या लिखा, V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये रहेगा। नाउ इफ I द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एट एनी इंस्टेंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस PD कहाँ एट एंड्स ऑफ किसके, इंडक्टर के एंड्स पर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इंडक्टर के एंड्स पे हमने कुछ देर पहले लिखा था VL इक्वल XL I हो जाएगा। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस PD एट एंड्स ऑफ कैपेसिटर और कैपेसिटर C, क्या निकलेगा इसका, VC इक्वल XC I हो जाएगा। अब इसके बाद में हम थ्योरी लिखेंगे, सिंस इन दिस सर्किट voltage VL leads by 90 degree with current I, while the voltage VC lagging behind by 90 degree with the current I. Thus there is a phase difference of 180 degree between VL and VC. ये 90 डिग्री above है, 90 डिग्री below है, इसका मतलब कितने डिग्री का phase difference होगा इनके बीच में, 180 डिग्री का। 180 डिग्री का हो गया, तो therefore resultant voltage, तो इधर resultant voltage क्या निकलेगा, रिजल्टेंट वोल्टेज। तो रिजल्टेंट वोल्टेज यहां पर रहेगा क्या, V इक्वल ऊपर वाला वोल्टेज VL माइनस VC हो जाएगा। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये V इक्वल VL को हटा के क्या लिखेंगे XL I, और VC को हटा के क्या लिखेंगे XC I। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो V इक्वल हमने I कॉमन निकाला, तो I कॉमन है दोनों में, यहाँ पर देखिए तो क्या बचेगा XL माइनस XC बच गया, ठीक है। अब इसी को, ये तो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज और आगे बढ़ाना हो तो V इक्वल I XL को हटा के ओमेगा L और XC को हटा के 1 ओमेगा C, ये बन गया, ठीक है। तो ये भी फार्मूला है और ये भी है, हम इस वाले का यूज करके कर सकते हैं ऐसा, जिसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब हमको क्या निकालना है, इम्पीडेंस के लिए, तो पहले निकाला इम्पीडेंस, ठीक है। तो लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में जाते हैं। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में देखिए क्या चल रहा है, V अपान I इक्वल XL माइनस XC है, ट्रांसपोज करिए तो ये जो V के अपान कौन आ जाएगा, I आ जाएगा इक्वल में XL माइनस XC। अब यहाँ से हमको मालूम होना चाहिए कि जो V अपान I है वो क्या कहलाता है, Z कहलाता है, इम्पीडेंस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं V अपान I हटा के क्या लिख दिया, Z XL माइनस XC, इसको दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, Z इक्वल XL को हटा के क्या लिख देंगे, ओमेगा L, XC को हटा के 1 अपान ओमेगा C। इसको इक्वेशन सेकंड क्यों दिया, क्योंकि अभी हमको जरूरत पड़ेगी। अब हम अगली जो कंडीशन इसमें देखिए, फेज डिफरेंस नहीं निकाला जाएगा, इनके बीच में दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना 180 डिग्री है। इधर निकाली जाएगी कंडीशन रेजोनेटिक कंडीशन, जिस रेजोनेंट कंडीशन जिसमें रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या निकालेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे ना। कंडीशन ऑफ रेजोनेंट क्या है इसमें, कंडीशन ऑफ रेजोनेंट, रेजोनेंट की कंडीशन क्या रहेगी, जब, अब यहां देखिए रेजोनेंट की कंडीशन ये है कि व्हेन कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस,
मतलब जब एक्सएल किसके इक्वल हो, एक्ससी के इक्वल रहता है तो उस कंडीशन पर जो इम्पीडेंस है वो कैसे हो जाती है, 0। तो यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यू पुट करेंगे, इस एक्सएल को हटा के जेड इक्वल एक्सएल को हटा के क्या लिखेंगे, एक्ससी माइनस एक्ससी, दोनों कैंसिल हो गया तो जेड कितनी आ गई है, 0 आ गई है। तो इम्पीडेंस जो है वो कैसी हो गई है, मिनिमम हो गई है। तो जब इम्पीडेंस मिनिमम हो गई है तब इसमें करंट निकालना पड़ेगा, सिंस करंट इक्वल क्या रहेगा इसमें, I इक्वल V अपॉन जेड। अब सिंस इसमें जो जेड है वो कितना है, 0 है, तो देयरफॉर I इक्वल हो जाएगा V अपॉन 0। अब किसी के अपॉन में 0 हो जाए तो क्या हो जाता है, इनफिनाइट हो जाता है, मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो इसमें हम थ्योरम क्या लिखेंगे, व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस देन इम्पीडेंस बिकम 0 और मिनिमम and currents will be infinite or maximum. This condition is known as condition of resonance. ठीक है, and in this condition frequency of AC current is known as resonatic frequency. तो ये रेजोनेट की कंडीशन आ गई। अब हम रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी के लिए क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन, रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट एक्सएल इक्वल कितना हो रहा है, एक्ससी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्सएल किसके इक्वल रहता है, ओमेगा एल के, एक्ससी किसके रहता है, ओमेगा सी के। अब यहाँ पर हम ओमेगा का ओमेगा में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल में 1 अपॉन एल कहाँ चल जाएगा, सी के साथ में 1 अपॉन एल सी हो गया। अब ओमेगा का स्क्वायर हटाइए तो ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब हमको रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी, सिंस रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ इक्वल ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो ये एफ इक्वल इसको हटा के लिखा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी अपॉन में 2 पाई। तो ये एफ इक्वल बन जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। दिस इज द रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी। ये अदर जो अभी डेरिवेशन किए थे उनसे ज्यादा मोस्ट का है, सेम पैसे के वैसे ये कुछ भी इसमें हट। एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्टेंट वोल्टेज, सेकंड वन इज इंपेडेंस, थर्ड वन इज फेज डिफरेंस, फोर्थ वन इज कंडीशन ऑफ रेजोनेंट, फिफ्थ वन इज रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तीनों को एक साथ लगाना है, इंडक्टेंस को लगाना है, कैपेसिटेंस को और रेजिस्टेंस को, तीनों को लगाते हैं। ये तीनों हमने अप्लाई कर दिए। सबसे पहले इंडक्टेंस, ये ए लगा दिया, फिर सी बनाना है, फिर रेजिस्टेंस, तीनों लगा दिए। किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इनके एंड्स पर क्या लगाएंगे, एसी वोल्टेज सोर्स। तो क्या होता है, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबके सिंबल हमको मालूम है, इसको क्या लिखेंगे, L, ये कौन है C और ये कौन है R। ठीक है, अब देखिए एट एन इंस्टेंट इनमें करंट क्या फ्लो होगी, I। तो करंट I फ्लो होगी तो इस इंडक्टेंस के एंड्स पर वोल्टेज क्या लग जाएगा, VL प्रोड्यूस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके एंड्स पर VC और इसके एंड्स पर क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा। ना ध्यान रखिए, फेजर डायग्राम इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। इसमें देखिए फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये करंट I है। अब हमको ऑलरेडी वी नो दैट वोल्टेज VR और करंट I आर इन सेम फेज, तो दोनों को सेम फेज में कर दिया। ठीक है ना, वोल्टेज VL 90 डिग्री क्या रहता है, लीड करता है किससे, करंट से, और वोल्टेज VC 90 डिग्री क्या रहता है, लैगिंग करंट रहता है करंट I से। अब यहाँ देखिए इस VL और VC के बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया, 180 डिग्री का। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा VL माइनस VC हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोऑर्डिनेटर कंप्लीट करते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेटर बनाया, ये VL माइनस VC है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, VL माइनस VC रहेगा। इधर से इसको ज्वाइन करा दिया, इनका रिजल्टेंट क्या मान लिया, V, ये O A B और इनमें फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, थ्योरी में क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर AC सोर्स वोल्टेज बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर
और इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, देन AC वोल्टेज इज जनरेटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। किस इक्वेशन से डिनोट करते हैं? V इक्वल V नॉट sin ओमेगा t। लेट अस कंसीडर करंट I flows through the circuit at any instant, then the potential difference at the end। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस किसके एंड्स पर? इंडक्टेंस के एंड्स पर क्या बनेगा? VL इक्वल XLI। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ कैपेसिटेंस, तो VC इक्वल क्या हो जाएगा? XCI। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, ये क्या हो जाएगा? VR इक्वल RI होगा। ठीक है, ये किया। अब इस सर्किट में देखिए, इस फेजर डायग्राम को देख के मैं पूरी थ्योरी बोल रहा हूं। सिंस इन दिस सर्किट voltage VR and current I are in the same phase, but voltage VL lead by 90 degree with the current I and voltage VC lagging behind by 90 degree with current I. Thus there is a phase difference of 180 degree between VL and VC। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस रहा? 180 डिग्री। Then their resultant is VL minus VC। A resultant voltage is capital V, then in right angle triangle OAB, इनका रिजल्टेंट वोल्टेज हमने क्या मान लिया? कैपिटल V। तो हम यहाँ निकालना है क्या? रिजल्टेंट वोल्टेज। तो किस में जाएंगे? इन ट्रायंगल। कौन सा वाला ट्रायंगल? OAB, ट्रायंगल OAB में। ठीक है, इसमें कैसे निकलेगा? क्या होता है? OAB ट्रायंगल हमारे पास में ये है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? V का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर कर दिया क्या? V का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर कौन है? VL माइनस VC। तो ब्रैकेट के अंदर लिखा VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? VR का स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ देखिए, मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो राइट हैंड साइड पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो ये V इक्वल अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर हो गया। अब हमको ऑलरेडी मालूम है, इनकी वैल्यू रख देते हैं क्या? VL, तो VL को हटा के क्या लिखेंगे? XLI माइनस VC को हटा के क्या लिखेंगे? XCI का होल स्क्वायर प्लस VR को हटा के क्या लिखेंगे? RI का होल स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें से देखिए I कॉमन है, तो I कहाँ? स्क्वायर में से बाहर आएगी, तो I का स्क्वायर साथ में बाहर आएगा। तो ये इक्वल देखिए अंडर रूट ऑफ, इसमें से हम I का स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं। अभी रूट के अंदर से नहीं आ रहा, केवल इस ब्रैकेट के अंदर से आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसका ब्रैकेट ओपन किया तो R का स्क्वायर एंड I का स्क्वायर। अब देखिए पूरे में ये I स्क्वायर कॉमन है, इसी के अंदर अभी हम I स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं। तो I स्क्वायर कॉमन निकाला हमने यहाँ पर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? यहाँ देखिए ये बचा XL माइनस XC का होल स्क्वायर बच गया प्लस क्या बचेगा? R का स्क्वायर। ठीक है, अब ये I में स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर जाएगी, तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। ये बचा केवल I अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये आ गया रिजल्टेंट वोल्टेज। हम इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं लाइक दिस। तो V इक्वल I रूट ऑफ XL को हटा के क्या लिखेंगे? ओमेगा L, XC को हटा के 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आ गया, इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? इंपेडेंस निकालना है। तो इंपेडेंस निकालते हैं, इंपेडेंस। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में देखिए लिखा फ्रॉम इक्वेशन 5। ये जो I है किसके अपान में जाएगा? V के अपान में। तो हम V के अपान में करके लिखते हैं, क्या हो जाएगा? V अपान I इक्वल रूट ऑफ कौन आएगा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर। लिखा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R के स्क्वायर। अब एज वी नो दैट सिंस V अपान I जो है वो क्या कहलाता है? Z, और Z क्या कहलाती है? इंपेडेंस कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम V अपान I को हटा के लिखेंगे Z इक्वल अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये रिजल्टेंट इंपेडेंस आ गई। इसको दिया इक्वेशन नंबर 2। हम इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? Z इक्वल रूट ऑफ XL को हटा के ओमेगा L, XC को हटा के 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ना। अब हम निकाल रहे हैं क्या? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस निकालने के लिए लिखा, पहले हेडिंग डाल दिया फेज डिफरेंस, फिर रेजोनेटिव कंडीशन निकालेंगे।
ये फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम एक ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, कौन सा, ओ ए बी में। तो लिखा इन ट्रायंगल ओ ए बी में क्या लगाएंगे, tan फाई। तो tan फाई इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन है, VL माइनस VC, तो लिख दिया VL माइनस VC। बेस कौन है इसमें, VR, तो लिख दिया VR। ये चल रहा है tan फाई इक्वल, सबसे पहले VL, तो VL हमारे पास में देखिए कितना है, XLI। तो VL को हटा के XLI, फिर VC को हटा के क्या लिखेंगे, XCI, और अपन VR को हटा के क्या लिखेंगे, RI। अब देखिए ऊपर देखिए क्या कॉमन है, I कॉमन है, तो इक्वल में I हमने कॉमन निकाला, तो ये बन गया क्या, XL माइनस XC अपॉन में RI। अब यहाँ पर देखिए I से I कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में फेज डिफरेंस मिल गया कितना, tan फाई इक्वल XL माइनस XC अपॉन I, XL माइनस XC अपॉन में R। और आगे बढ़ा सकते हैं, फाई कहीं लिखा है, tan स्टार्ट जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, XL को हटा के क्या लिखेंगे, ओमेगा L, XC को हटा के 1 अपॉन ओमेगा C और 1 अपॉन में R। ये आ गया फेज डिफरेंस, ठीक है। अब हम निकालेंगे रेजोनेटिक कंडीशन, ठीक है। कौन सी कंडीशन, कंडीशन ऑफ रेजोनेंट, रेजोनेंट की कंडीशन निकालेंगे। तो रेजोनेंट कंडीशन अभी हमने किया है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे के वैसे रहेगा। रेजोनेंट कंडीशन में क्या रहता है कि कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाता है। तो ये वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड में हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा z इक्वल रूट ऑफ XL को हटा के क्या लिखना है हमको, XC लिखना है, माइनस में XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए XC से XC कैंसिल हो गया, बचा केवल ओनली R का स्क्वायर। तो Z इक्वल रूट ऑफ R का स्क्वायर, तो Z इक्वल कितना मिल गया, R मिल गया। अब देखिए हमने कितने सारे रेजिस्टेंस लगाए थे, 3 लगाए थे, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस ओनली R एक ही बचा, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब देखिए इम्पीडेंस मिनिमम हो गई, तो करंट कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए करंट I इक्वल क्या होता है, V अपॉन Z। अब V अपॉन Z कैसा हो गया हमारे पास में, देखिए मिनिमम। जब अपॉन की वैल्यू मिनिमम हो जाती है तो ऊपर वाली वैल्यू ऑटोमेटिक कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो लिख दिया मैक्सिमम। तो फिर भी हम क्या लिखेंगे, व्हेन inductive reactance becomes equal to capacitive reactance then impedance become minimum। अपॉन वाली वैल्यू मिनिमम होती है तो ऊपर जो I रहेगी वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगी। यही कंडीशन क्या कहलाती है, रेजोनेटिक कंडीशन कहलाती है। क्या कहेंगे थ्योरी में, when inductive reactance becomes equal to capacitive reactance then impedance will be minimum and current will be maximum। this condition is known as resonatic condition और रेजोनेंट कंडीशन। अब हम इसमें निकालेंगे किसके लिए एक्सप्रेशन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए क्या करना मालूम है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होगा। अब सिंस XL क्या होता है, ओमेगा L, XC क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C होता है। तो इस ओमेगा का इसमें मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर। L किसके साथ चला जाएगा, C के साथ। अब हम ओमेगा का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट किसमें लग जाएगा, LC में। तो ओमेगा इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट LC। अब हमको मालूम है कि जो रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी है उसका फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो F इक्वल कितना होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर देखिए ये जो ओमेगा लिखा हुआ है, इस ओमेगा को हटा के ये ओमेगा की हम वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ F इक्वल 1 अपॉन ओमेगा हटा के जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट LC अपॉन 2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी F इक्वल 1 अपॉन 2 पाई, ये कहाँ चल जाएगा, अपॉन में चल जाएगा। ये बन गया रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमने सभी कुछ फाइंड आउट किया किसमें, AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस। हमने LCR लगाए, इनमें वोल्टेज VL VC एंड VR AC सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया था। इनके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस ये आए तीनों, ठीक है। इस सर्किट में क्या देखा हमने कि वोल्टेज VR और करंट I सेम फेज में होते हैं, लेकिन वोल्टेज VL करंट I से 90 डिग्री लीड करता है, वोल्टेज VC करंट I से 90 डिग्री क्या रहता है, लैगिंग बिहाइंड रहता है। इसलिए VL और VC में कितने डिग्री का क्या फेज डिफरेंस हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या रहेगा, VL माइनस VC। तो ये VL माइनस V है, तो ये भी VL माइनस VC। अब हम ट्रायंगल OAB में जाके रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल लेंगे।
पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो क्या हो जाएगा v का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से हमने कॉमन निकाल के क्या निकाल लिया, रिजल्टेंट वोल्टेज से क्या निकाला, इम्पीडेंस, फिर हमने फेज डिफरेंस निकाल लिया और लास्ट कंडीशन में रेजोनेटिंग कंडीशन एंड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए निकाला। दिस इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, 100% एग्जाम में आएगा। पावर इन एसी सर्किट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पावर? पावर इज rate of energy consumed in electrical circuit is called power। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी जिस रेट से कंज्यूम्ड होती है उसे क्या बोलते हैं, पावर इन एसी सर्किट। क्या डेफिनेशन हुई, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पावर इन एसी। अब इसमें मैथमेटिकली हम फार्मूला ड्राइव करेंगे तो कैसे निकलेगा, इन एन एसी सर्किट इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। सिंस तो यहाँ पर देखिए फार्मूला यदि हम ड्राइव करेंगे तो कैसे आएगा, पावर इक्वल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। तो दोनों का जो प्रोडक्ट रहता है वही क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑब्टेन एवरेज पावर इन कंप्लीट सर्किट। एक कंप्लीट सर्किट में एवरेज पावर के लिए फार्मूला ड्राइव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफाइंड पावर इन एसी। तो पावर इन एसी इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। सिंस पावर इज डिनोटेड बाय P एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को किससे लिखेंगे, V से, एंड इंस्टेंटेनियस करंट को किससे डिनोट करते हैं, I से। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। नाउ सिंस V इक्वल क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल होता है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। अब यहाँ पर क्या आ गया, 5 इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। क्या कहलाएगा, फेज डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, अब इन सब वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा हमारे पास में P इक्वल्स में V को हटा के क्या लिखेंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I को हटा कर हम लिखेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी ब्रैकेट में, सॉरी I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। वेरीफाई इज फेज डिफरेंस। नाउ इसके एक बार अरेंज करते हैं, V नॉट के साथ में I नॉट को लिख दिया एंड साइन ओमेगा टी इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस 5। यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, मैथमेटिकल फार्मूला है, क्या होता है यहाँ पर साइन A माइनस बी। कहाँ लगेगा, इसमें लगेगा फार्मूला, साइन A माइनस बी इक्वल होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। अब यहाँ कंपेयर करके देखिए, A की जगह क्या लिखना है, ओमेगा टी, एंड B की जगह हमको क्या लिखना है, 5। तो क्या करना है, A को हटा के क्या लिखना है, ओमेगा टी, एंड B को हटा के क्या लिखना है, 5 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी ये जो पावर है, पावर क्या चल रही है, P, तो लिखेंगे P इक्वल में V नॉट I नॉट को और साइन ओमेगा टी को एडिटिव लिखा, V नॉट I नॉट एंड साइन ओमेगा टी को एडिटिव लिखा। बस इतने में हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये और ये दोनों सेम है, तो इस फार्मूले में इसको कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले क्या आ रहा है, साइन A की जगह क्या लिखना, ओमेगा टी, ये बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर लिखा साइन A की जगह ओमेगा टी, फिर कौन है कॉस B की जगह क्या लिखना है 5, माइनस का साइन लगाया, फिर कॉस A को हटा के क्या लिखना है ओमेगा टी, एंड साइन क्या आ रहा है B को हटा के क्या लिखना है 5। ठीक है, अब हम ब्रैकेट के अंदर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ओमेगा टी का पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगा फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास में बन जाएगा P इक्वल V नॉट I नॉट ब्रैकेट के अंदर साइन ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी में मल्टीप्लाई होगा तो सब हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड cos फाई की जगह cos फाई लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा माइनस साइन ओमेगा टी एंड cos ओमेगा टी, एंड साइन फाई की जगह साइन फाई लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ हम कुछ कलाकारी करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड cos फाई
ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी में डिवाइड कर दिया, तो 2 से ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका एक रीजन है, क्योंकि एक फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इतना पूरा जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा फार्मूला है, किसका है, sin 2 ओमेगा t इक्वल होता है 2 sin ओमेगा t एंड cos ओमेगा t होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पावर p इक्वल v नॉट आई नॉट को हमने एडिटिव लिखा और sin स्क्वायर ओमेगा t को भी सेम लिखेंगे, cos फाई को भी सेम लिखा हमने -1/2। इतने पूरे को हटा के ये जो किसके इक्वल चल रहा है sin 2 ओमेगा t के लिख दिया sin 2 ओमेगा t एंड cos sin फाई की जगह sin फाई लिखेंगे। ठीक है, अब हमको एवरेज पावर निकालना है इन वन कंप्लीट सर्किट, तो लिखा सिंस इन वन कंप्लीट सर्किट, इन वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल में अब हमको क्या याद रखना है, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ये जो p है, p को हटा के हम क्या लिखेंगे, p एवरेज लिखेंगे और sin स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू होती है 1/2 एंड sin 2 ओमेगा t की वैल्यू हो जाती है 0। तो यहाँ पर देखिए इसको हटा के हम क्या लिखेंगे 0 और sin स्क्वायर ओमेगा t को हटा के हम लिखेंगे 1/2 और इस p को हटा के क्या लिखेंगे p एवरेज, क्योंकि हम एवरेज पावर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो p को हटा के देयरफॉर p को हटा के क्या लिखेंगे p एवरेज इक्वल v नॉट आई नॉट को एडिटिव लिखा हमने ब्रैकेट के अंदर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और cos फाई माइनस यहाँ देखिए हम 0 पुट करेंगे तो 1/2 0 इंटू sin फाई। अब इधर 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसे हम हटा देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा इनका आपस में, ये बन जाएगा p एवरेज इक्वल v नॉट आई नॉट cos फाई अपॉन में 2। अब इसको हम थोड़ा सेपरेट करके लिख रहे हैं अलग। यहाँ देखिए v नॉट के अपन इस 2 को ब्रेक करके लिख रहे हैं √2 एंड आई नॉट अपॉन √2 एंड cos फाई। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये √2 क्यों लिखा, √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा क्या मिल जाएगा 2, मतलब हम 2 को √2/√2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और पीक वैल्यू में करंट में रिलेशन था, क्या था, सिंस Vrms इक्वल क्या था v0/√2 और Irms इक्वल क्या था I0/√2। अब हम क्या करेंगे, इस v0/√2 को हटा के क्या लिखेंगे Vrms और I0/√2 को हटा के क्या लिख देंगे Irms लिख देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी क्या है, p एवरेज इक्वल v0/√2 को हटा के क्या लिखेंगे Vrms, तो लिख दिया Vrms इनटू और I02/√2 को हटा के क्या लिखेंगे I0 को Irms इनटू में क्या चल रहा है cos फाई। ये हो गया। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए आता है, दिस इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए वेयर Vrms is called root mean square value of voltage and Irms is called root mean square value of current। तो यहाँ पर देखिए क्या कीजिए और cos फाई कहलाता है पावर फैक्टर, cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। अब इसको हम देखिए ये इसको वर्चुअल वोल्टेज भी कहते हैं, इसको वर्चुअल करंट भी बोलते हैं, मतलब आगे भी हम पढ़ाने चाहें तो P एवरेज इक्वल वर्चुअल वोल्टेज का वर्चुअल करंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा वर्चुअल पावर इनटू cos फाई क्या कहलाता है पावर फैक्टर। तो यदि हम बोलें पावर फैक्टर को डिफाइन करें, पावर फैक्टर इज अ कंपोनेंट व्हिच व्हेन मल्टीप्लाई विद द वर्चुअल पावर वी ऑब्टेन एवरेज पावर इन अ वन साइकिल। ठीक है, तो ये भी मोस्ट आईएमपी इस चैप्टर का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू अगेन।